हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं एम्स दिल्ली से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी एग्जाम्स के रिगार्डिंग। आप सभी को पता है कि अब धीरे-धीरे हमारे नॉर्सेट के जो दिन है, नॉर्सेट की एग्जाम डेट जो है वो पास आती जा रही है और हमारी तैयारी भी जोरों-शोरों से चल रही है। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन को पढ़ना, मैं हर क्लास में जैसा कि आपसे कहता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छिपा होता है। आपको सारी चीज़ें आपको आती हैं, बट आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है। सिंपल सी लैंग्वेज में बात करता हूँ तो आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता है, इसीलिए आपके क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी एकदम हताश नहीं होना है, फ्री माइंड से बैठना है। जब भी मेरे लेक्चर लेते हो, आप फ्री माइंड से बैठो और क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस के आंसर आना लग जाएँगे। आगे बात समझ में? तो किसी भी क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, कोई भी क्वेश्चन हो अगर नहीं आता है तो वेट करें, मेरे समझाने का वेट करें, समझ में आ जाए तो उसका राइट आंसर दें। आगे बात समझ में? किसी भी क्वेश्चन में अगर क्वेरी होती है, डाउट होता है तो आप हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे कॉल करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें ताकि आपका जो हर डाउट है वो क्लियर हो सके। आगे बात समझ में? किसी भी डाउट को अपने मन में नहीं रखना है। किसी भी डाउट को आपके मन में नहीं रखना है। आगे बात समझ में? चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The nurse evaluate a client. The nurse evaluate a client following treatment of carbon monoxide poisoning. क्या कह रहा है कि नर्स इवेलुएट द क्लाइंट, एक क्लाइंट को इवेलुएट कर रहा है फॉलोइंग ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। द नर्स would document that treatment was effective if विच ऑफ द फॉलोइंग वर प्रेजेंट। कौन सी चीजें इफेक्टिव आपको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नर्स जो है वो ट्रीटमेंट दे रही है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। ठीक है, एक बंदा है जिसकी कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हुई है, नर्स इवेलुएट कर रही है। नर्स क्या कर रही है? इवेलुएट कर रही है। इवेलुएट करने के बाद क्या कर रही है कि ऐसा फैक्टर आपको ढूंढना है, ऐसा फैक्टर जो है वो आपको ढूंढना है जिसके अंदर क्या हो सके, कि ट्रीटमेंट वाज इफेक्टिव, कि हमारा जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं वो इफेक्टिव है। फटाफट से आंसर करेंगे, क्या आंसर इसका रहने वाला है, जल्दी से बताएंगे। पहले आपको हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, हर एक क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, हर ऑप्शन को समझना है। द क्लाइंट इज स्लीपली साउंडली, कि भैया एक बंदा है जो मस्त सो रहा है। द क्लाइंट इज अवेक एंड टॉकिंग, क्लाइंट क्या कर रहा है? अवेक कर रहा है और टॉक कर रहा है, उठ के बात कर रहा है। एंड द हार्ट मॉनिटर स्लो साइनस ट्रेकिकार्डिया, उसको ट्रेकिकार्डिया हुआ है पेशेंट को। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन हीमोग्लोबिन लेवल आर लेस देन 5%। क्या आपका आंसर रहने वाला है? फटाफट से बताएंगे। क्या आंसर आपका रहने वाला है? देखो, सिंपल सी बात, अगर हम यहाँ पे करते हैं कि सर हमारा जो आंसर यहाँ पे रहने वाला है, सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैसे होती है और क्या इसका लेवल होता है, नॉर्मल लेवल में क्या होता है, नॉर्मल पीपल्स के अंदर क्या होता है, उसके बारे में हमें बात करनी है। अगर मैं जनरली आपसे बात करता हूं अगर मैं आपसे जनरली बात करता हूं तो इस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है? देखो, सिंपल सिंपल सी बात करते हैं। अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात करते हैं। अब मैं आपसे यहाँ पे इसमें एक नॉर्मल रेशो की बात करता हूँ। देखो, नॉर्मल रेंज क्या होती है बॉडी के अंदर? नॉर्मल रेंज जो होती है वो क्या होती है कि सर लेस देन 5% होती है। कितनी होती है? लेस देन 5% होती है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, लेस देन 5% होती है किसके अंदर? अब एक होते हैं नॉन स्मोकर, जो स्मोक नहीं करते हैं, नॉन स्मोकर्स के अंदर, और एक हैवी स्मोकर्स। दो तरह के लोग होते हैं जो
दबा के सिगरेट पीते हैं और एक जो होते हैं जो बिल्कुल सिगरेट को छूते भी नहीं है। तो उनके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल होगा वो कितना होगा? वो 0.5 से 2.5% तक देखा जाएगा। कितना देखा जाएगा? कि सर 0.5 से 2.5% तक देखा जाएगा। आगे बात समझ में? अगर मैं हेवी स्मोकर्स की बात करता हूं तो हेवी स्मोकर्स के अंदर 5% से लेके 10% तक इसका लेवल मिल सकता है। कितना मिल सकता है? कि सर 5% से लेके 10% तक इसका लेवल जो है आपको देखने को मिल सकता है। क्या मेरी बात आ गई है? समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल कितना हो जाए, 60% से अबव देखने को मिले, मतलब कि 60% से अबव देखने को मिले, तो इसका मतलब समझ लेना कि फेटल पॉइजनिंग, मतलब कि जानलेवा हो चुकी है। कैसी हो चुकी है? फेटल पॉइजनिंग हो चुकी है बंदे को। फेटल पॉइजनिंग का मतलब वो जानलेवा हो चुकी है, उसकी जान जा सकती है उसके अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एंटीडोट क्या होता है, कि एंटीडोट क्या होता है, तो आपको बताना है कि 100% ऑक्सीजन होती है। क्या होती है? 100% ऑक्सीजन होती है। कि पेशेंट को क्या करना है, एक कोई बंदा आपके पास आता है, सपोज दैट मैं आपको एक प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन देता हूं कि आपके पास कोई एक पेशेंट आता है जो कि आप इमरजेंसी में पोस्टेड हो, एम्स की इमरजेंसी में पोस्टेड हो, आपके पास एक पेशेंट आता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। अगर उसको ऐसी पॉइजनिंग हुई है तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे क्या करोगे? आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे उसको क्या करोगे? तो आपको ऑप्शंस में ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन दिखेगा, तो आपको क्या करना है? 100% ऑक्सीजन उसको क्या करनी है? एडमिनिस्टर करनी है। क्या करनी है? एडमिनिस्टर्ड करनी है। मेरे प्यारे लाल लालियों, ये बातें आपको समझनी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहाँ तक की क्लासेस में किसी को डाउट है, इस क्वेश्चन के अंदर किसी को डाउट है, आपको इसका लेवल आना चाहिए कि इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है। कि सर नॉर्मल लेवल जो होता है इसका लेस देन 5% होता है। जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें 0.5 से 2.5 परसेंटेज तक देखने को मिल सकता है, और जो हैवी स्मोकर्स होते हैं उनमें 5% तक देखने को मिल सकता है। और 60% से ऊपर या 60% से हो जाता है तो उसका मतलब फेटल पॉइजनिंग हो चुकी है, उसकी डेथ के कारण ये बन सकता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट है बच्चों? चले अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चले, बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, ये क्या काम करता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, ये क्या करती है? हमारे सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करती है। सीएनएस को डिप्रेस करने का काम करती है। जब भी सीएनएस डिप्रेस होता है, जब भी सीएनएस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिप्रेस होने की कंडीशन में होता है, तो पेशेंट को क्या देखने को मिलता है? पेशेंट को ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलता है। टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, मतलब कि उसकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी। उसको टैकिपनिया देखने को मिलेगा। उसको टैकिपनिया और टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में? क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? बहुत बढ़िया। जिस भी बच्चे का राइट आंसर है, 4 आंसर जिसने भी बच्चे ने दिया है कि आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना क्या है? इफेक्टिवनेस। क्वेश्चन के अंदर पड़े ट्रीटमेंट वाज इफेक्टिव, कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप जो ऑक्सीजन पेशेंट को दे रहे हो वो इफेक्टिव हो रही है नहीं हो रही है। तो पेशेंट का आपको कार्बो हीमोग्लोबिन का लेवल देखना होगा। अगर वो 5% से कम देखने को मिलता है तो इसका मतलब समझ लेना कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हो वो इफेक्टिव है, वो सही जा रहा है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? बहुत बढ़िया। चले, जो भी बातें मैंने आपको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंतर्गत बताई हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, सबको समझना। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए नर्स इंस्ट्रक्ट ए प्री ऑपरेटिव क्लाइंट, मतलब कि ऑपरेशन से पहले एक क्लाइंट है, एंड द प्रॉपर यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमीटर। आपके पास एक नर्स, एक क्या है, एक नर्स जो है वो क्या काम कर रही है? एक प्री ऑपरेटिव क्लाइंट को एक इंसेंटिव स्पायरोमीटर को आईएस के नाम से भी लिखते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। एंड विच डज द नर्स यूज टू डिटरमाइन दैट क्लाइंट यूजिंग द सब इंसेंटिव स्पायरोमीटर इफेक्टिवली। मतलब कि एक पेशेंट को आप समझा रहे हो, एक नर्सिंग ऑफिसर के एज एक नर्सिंग ऑफिसर आप क्या करते हो? एक पेशेंट को समझा रहे हो कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको यूज करना है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? व्हाट डज द नर्स यूज टू डिटरमाइन दैट क्लाइंट इज यूजिंग इफेक्टिवली, कि वो
यूज कर रहा है उसको तो इफेक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्लाउडी, एक तो पूछा, एक क्वेश्चन के अंदर पूछा है क्लाउडी स्पुटम पूछा गया है, स्वेलो ब्रीदिंग पूछी गई है, क्लाउडी स्पुटम है, स्वेलो ब्रीदिंग है, यूनिलेटरल वीजिंग है एंड प्रोडक्टिव कफिंग है। सिंपल सी बात है, जब भी आप इंसेंटिव स्पायरोमीटर जब करवाते हो, देखो सबसे पहले आपको इसकी इमेज पता होनी चाहिए। आपको इसके बारे में, काफी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। देखो आप सभी ने हॉस्पिटल्स में काम किया होगा, घरों के अंदर बड़े बूढ़ों के पास ये देखा होगा कि ऐसी तरह का कोई यंत्र होता है, ऐसे तरह की कोई एक उपकरण होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक इक्विपमेंट्स होता है, जिसमें क्या होता है, ये वाला जो पोर्ट होता है इसको हम मुंह में लेते हैं। मुंह में लेने के बाद अगर ये सीधा है मतलब सीधा, अभी सीधा है, तो इसमें क्या करना होता है, हमें इंस्पायरेशन करनी होती है, मुंह के साथ सांस लेनी होती है। समझ में आई बात? इससे मुंह से सांस लेनी होती है, मुंह को बंद करना होता है ताकि एयर लीक ना देखने को मिले। आप एक बॉल उठा रहा है, दो बॉल उठा रहा है, तीन बॉल उठा रहा है, इसमें बॉल के अंदर एक पैरामीटर्स लिखे होते हैं, टाइडल वॉल्यूम का पता लगता है कि कितने वॉल्यूम तक वो पेशेंट उठा पा रहा है। आगे बात समझ में? तो इसको बोलते हैं इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इसकी इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इमेज बेस्ड हिसाब से, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर किसे कहते हैं, तो आपको बताना है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो सिंपल सी बात है कि हम इंसेंटिव स्पायरोमीटर पेशेंट को करवा रहे हैं, तो क्यों करवा रहे हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण आप सभी को पता होना चाहिए कि इंसेंटिव जो स्पायरोमीटर हम करवा रहे हैं पेशेंट से, वो क्यों करवा रहे हैं, क्या है उसका मतलब क्या है? देखो इंसेंटिव स्पायरोमीटर क्या करता है, रिड्यूस द एटलेटिक्स। एटलेक्सिस की बीमारी आपको पता है, एटलेक्सिस का मतलब होता है कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। समझ में आई बात? कि जो एल्वोलाई होती हैं लंग्स के अंदर, जो एल्वोलाइज होती हैं वो चिपक जाती हैं एक दूसरे से, पिचक जाती हैं, चिपक जाती हैं, उनको खोलने के लिए क्या काम करना पड़ता है, हमें इंसेंटिव स्पायरोमीटर करवाना होता है पेशेंट से, ताकि उनके अंदर एयर फिल हो और वो फूल जाए, ताकि उनके अंदर जो इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी है जो फूलने की और पिचकने की, वो एकदम बरकरार रहे। इसीलिए हम पेशेंट से क्या करवाते हैं, इंसेंटिव स्पायरोमीट्री करवाते हैं। अब जब वो पेशेंट क्या करेगा, जब वो पेशेंट क्या करेगा, कोलैप्स ऑफ, जो कोलैप्स हमारी एल्वोलाइज हुई है वो उनको क्या करेगा, खोलेगा। अब खोलेगा तो क्या काम करेगा बच्चों, कफिंग करने का काम करेगा। कैसे करेगा, कफिंग करने का काम करेगा, प्रोडक्टिव कफिंग। प्रोडक्टिव कफिंग का मतलब होता है कि वो अपने आप से जो कफ निकल रहा है वो अपने आप से निकालने की कोशिश करेगा, खांसी करने की कोशिश करेगा। उस कंडीशन के अंदर ये क्या काम करती है, ये इंप्रूव करने का काम करता है। इंसेंटिव स्पायरोमीटर अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या करना है, क्या जवाब देना है कि एटलेटिक्सिस को प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, इंसेंटिव स्पायरोमीट्री करता है। क्या मेरी बात आपको पहुंच गई है, समझ में आ गई है? मैंने जो आपको चीजें बताई हैं कि इंसेंटिव जो स्पायरोमीटर होता है वो क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, हेल्प रिड्यूस द एटलेक्सिस एंड ओपन एयरवे। ओपन एयरवे, एयरवेज को ओपन करने का काम करता है, मतलब कि जो कोलैप्स हमारी एल्वोलाइज हुई हैं उनको खोलने का काम करता है। एंड स्टिमुलेट करता है कफिंग को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट कफिंग, कफिंग को क्या काम करता है, स्टिमुलेट करने का काम करता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? मैंने आपको बताया कि आपने इसका यूज किया, यूज करने के बाद आपका जो पिचकी हुई या कोलैप्स जो आपकी एल्वलाइज थी उनको ओपन हुआ, ओपन होने के बाद आपको क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा कफिंग के लिए, और कफिंग के लिए स्टिमुलेट करेगा तो सीक्रेशंस क्या होंगे, मोबिलाइज होंगे। सीक्रेशंस जो होंगे बॉडी के अंदर, या हम कह सकते हैं लंग्स के अंदर, वो कैसे होंगे, सीक्रेशंस मोबिलाइज देखने को मिलेंगे। कैसे हो जाएंगे, सिक्रेशंस जो है वो मोबिलाइज होंगे, और क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रोडक्टिव कफिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, प्रोडक्टिव कफिंग आपको देखने को मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्वेश्चन के अंदर यही बताया था, यही सब बताया है कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री को इफेक्टिव यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, कैसे पता लगेगा। अगर पेशेंट खांस रहा है, अच्छे से कफ आउट कर पा रहा है, तो इसका मतलब समझ लेना कि इंसेंटिव जो स्पायरोमेट्री हम करवा रहे हैं वो हमारा इफेक्टिव है। आगे बात समझ में, तीनों जो ऑप्शंस दिखाते हैं, क्लाउडिंग स्पुटम दिखाता है, शैलो ब्रीदिंग दिखाती है, यूनिलेटरल ब्रीदिंग दिखाती है, ये तीनों इन्फेक्शन को दर्शाते हैं।
कि कोई भी इंफेक्शन बॉडी के अंदर है या फिर कोई भी इंफेक्शन जो है वो लंग्स के अंदर पड़ा हुआ है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? इंसेंटिव स्पायरोमीटर मैंने आपको इमेज दिखाई, इमेज बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे कैसा बनता है? एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनता है जो कि मैंने आपको दिखा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री क्यों करवाते हैं, तो आपको बताना है प्रोडक्ट कफिंग के लिए हम करवाते हैं, कि पेशेंट खुद से कफ आउट कर पाए और उसकी जो एल्वोलाइज हैं वो कोलैप्स होने से बच जाए। क्वेश्चन नंबर अगला, A clinic nurse is caring for the client with the suspected of diagnosis of gestational hypertension। मतलब gestational एक ओबीजी का क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। एक क्लिनिक नर्स, एक नर्स है जो क्या कर रही है? केयरिंग फॉर द क्लाइंट विद द सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। द नर्स असेस द क्लाइंट एक्सपेक्टिंग नोट विच ऑफ द फॉलोइंग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट। कि आपको ऐसे कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे कि पेशेंट को आपको लगेगा कि इसको क्या है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की बीमारी है। देखो, सबसे पहली चीज, ये कोई बीमारी नहीं होती है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन को अगर हम तोड़ेंगे, जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? जेस्टेशन का मतलब होता है प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। होता है नहीं होता है? क्या होता है? जेस्टेशन का मतलब मैंने आपको बताया प्रेगनेंसी होती है, और हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का इंक्रीज हो जाना। नॉर्मल सी बात है। चलिए, ये तो नॉर्मल बात हो गई। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी के अंदर जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है, या फिर हम कह सकते हैं जो फ्लूइड वॉल्यूम है, वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। और इंक्रीज होने की वजह से क्या देखने को मिलता है? बीपी भी इंक्रीज देखने को मिलेगा। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी इंक्रीज देखने को मिलेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के अंदर की कंडीशन की बात कर रहा हूं। प्रेगनेंसी के अंदर ही, प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन होना जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाता है। अगर किसी ने मेरी पूरी क्लास नहीं ली है तो प्लीज जाके देखें, प्लेलिस्ट के अंदर पूरी ओबीसी मैंने करवा रखी है। वहां पे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है, आपको इजीली समझ में आएगा और मजा आएगा पढ़ने के अंदर। आप जाके देखिए, अगर किसी बच्चे ने नहीं लिया है, इंपॉर्टेंट है, क्या उसकी रेंज होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बता रखी है। आगे बात समझ में, तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब ये आपको ये समझना है कि बीपी का बढ़ना प्रेगनेंसी की वजह से, बीपी का बढ़ना प्रेगनेंसी की वजह से क्या कहलाता है? जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहलाता है। और ये हम कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन देखा जाता है। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जो होता है वो अधिकतर वुमेन्स के अंदर देखा जाता है। आगे बात इसमें, तो इसकी जो ट्रायड साइन होते हैं, ट्रायड साइन की बात करते हैं। ट्रायड साइन जो होते हैं इसका, देखो हाइपरटेंशन तो हो ही रहा है, हाइपरटेंशन तो आपको देखने को ही मिलेगा। उसके साथ साथ देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ रहा है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो एडिमा की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, मिलेगी सर बिल्कुल। और प्रोटीन यूरिया भी देखने को मिलेगा। आप प्रोटीन यूरिया का मतलब समझ रहे हो? कि प्रोटीन यूरिया मतलब कि यूरिन के अंदर प्रोटीन निकल रहा है, प्रोटीन चाहे कैसा भी हो। जब प्रोटीन निकलता है बॉडी से तो क्या देखने को मिलता है? एडिमा आपको देखने को मिल जाता है। हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाएगी, एडिमा देखने को मिलेगा, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में, जिसने भी बच्चे ने चौथा आंसर दिया है, फोर्थ आंसर दिया है, उसका करेक्ट आंसर है, ये ट्रायड साइन के रूप में देखे जाते हैं। प्रोटीन यूरिया, एडिमा एंड हाइपरटेंशन, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन जिसको भी होता है, ये तीनों साइंस देखे जाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ग्लूकोसूरिया, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कीटोन यूरिया वगैरह, ये सारी चीजें जो देखी जाती हैं, वो कहाँ देखी जाती है मेरे प्यारे बच्चों? डायबिटीज के अंदर देखी जाती हैं। कहाँ देखी जाती हैं? डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर देखी जाती है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक की क्लास के अंदर? यहाँ तक की क्लास के अंदर किसी को कोई डाउट है बच्चों? चलें अगले की तरफ, चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए क्लाइंट हु अंडरगोस ए गैस्ट्रिक रिसेक्शन इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग डंपिंग सिंड्रोम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को समझना। आपने नहीं पढ़ा होगा डंपिंग सिंड्रोम के बारे में, मैं आपको बताने वाला हूं। एक क्लाइंट हु इज अंडरगोस द गैस्ट्रिक रिसेक्शन, गैस्ट्रिक रिसेक्शन का मतलब होता है, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक। ठीक है, गैस्ट्रिक का मतलब होता है स्टमक, रिसेक्शन का मतलब होता है उसका कुछ पार्ट या पूरा ही उसको निकाल देना, क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक रिसेक्शन। मतलब कि स्टमक के कुछ पार्ट को या फिर उस पूरे स्टमक को निकाल देना क्या कहलाता है? गैस्ट्रिक रिसेक्शन कहलाता है।
एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम का मतलब एंड द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट, मतलब कि अगर ऐसा होता है किसी भी पेशेंट के साथ कि उसका पूरा की पूरा क्या निकाल दिया है, स्टमक निकाल दिया है या कुछ पार्ट स्टमक का निकाल दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको डंपिंग सिंड्रोम जैसी बीमारी आपको देखने को मिल सकती है। डंपिंग का मतलब एकदम से आप खाना खाओगे और क्या देखने को मिलेगा, वो नीचे देखने को मिलेगा, डंप एकदम से डंप हो जाएगा, उस कंडीशन को कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। एकदम से डंप हो जाना क्या कहलाता है, डंपिंग सिंड्रोम कहलाता है। अब डंपिंग सिंड्रोम के अंदर कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जनरली जो हम बात करते हैं डंपिंग सिंड्रोम, ये क्या होता है, रैपिड डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि रैपिड एम्पटिंग, रैपिड एम्पटिंग ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, कि जो आप जो खाना खा रहे हो, आप जो खाना खाया आपने, वो कैसे हो जाएगा, एकदम से नीचे निकल जाएगा, एकदम से नीचे निकल जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा, उस कंडीशन को कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम, एकदम से डंप हो जाना। ऐसा आपको कब देखने को मिलता है, अगर इन मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 5 to 30 मिनट्स आफ्टर मील, कि आपने कोई भी खाना खाया, आपने कोई भी खाना खाया और वो 5 से 30 मिनट के अंदर अंदर क्या चला जाएगा हमारे, कहाँ चला जाएगा, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? कहाँ चला जाएगा, हमारे 5 से 30 मिनट के अंदर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। अब कौन कौन से सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली सबसे पहली बात मैं आपसे यहाँ पे करूंगा कि वैसोमोटार डिस्टरबेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। वैसोमोटार डिस्टरबेंसेस क्या देखने को मिलते हैं, वैसोमोटार डिस्टरबेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं तो डिजीनेस पेशेंट को देखने को मिलती है, डिजीनेस, टेकिकार्डिया पेशेंट को देखने को मिलता है, सिनकोप पेशेंट को देखने को मिलता है, सीवियर स्वेटिंग देखने को मिलेगी, जैसे ही खाना खा लेगा, खाना खाने के बाद डंप होगा तो स्वेटिंग पेशेंट को देखने को मिल सकती है। पेलर पेशेंट हो सकता है, पीला पड़ सकता है पेशेंट, पेलर पेशेंट देखने को मिल सकता है। आपको पैल्पिटेशंस देखने को मिल सकते हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन इसका जो मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स होता है वो डिजायर टू लाई डाउन। डिजायर टू लाई डाउन मतलब कि उसको ऐसा लगेगा कि मैं अब बस सो जाऊं, मैं लेट जाऊं, वो ऐसा थका थका महसूस करेगा क्योंकि एनर्जी उसको नहीं मिलेगी। क्योंकि एनर्जी उसको नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगा पेशेंट कि आई एम डिजायर टू लाई डाउन, मतलब कि मैं अब सोना चाहता हूं, मैं लेटना चाहता हूं, मैं बहुत थक गया हूं। तो ये सारी कंडीशंस आपको कहाँ देखने को मिलती है, मैंने आपको बताया कि डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि रैपिड एम्पटी हो जाना गैस्ट्रिक कंटेंट का, कि आपने जो खाना खाया वो एकदम से डंप हो जाना। और ऐसा करते 5 से 30 मिनट आफ्टर ईटिंग आपने जो भी खाना खाया है 5 से 30 मिनट के बाद वो कैसा हो जाएगा, डंप हो जाएगा। सिम्टम्स आपको वैसोमोटर देखने को मिल सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, ट्रकीकार्डिया हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, पैल्पिटेशंस देखने को मिल सकते हैं, डिजायर टू लाई डाउन हो सकता है। अब ऐसा पेशेंट क्या करना चाहिए भैया, ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए, ऐसे पेशेंट को क्या लेना चाहिए, स्मॉल मील, उसको क्या खाना चाहिए, छोटा छोटा खाना खाना चाहिए, एंड अवॉइड फ्लूइड विद मील। समझ में आई बात, डू डू का मतलब करना, ये करना है आपको, छोटा छोटा खाना खाना है। छोटा छोटा का मतलब होता है कम कम आपको खाना खाना है, ऐसे नहीं कि 4-5 चपाती एक साथ खा ली, ऐसा नहीं करना है। आपको 1-2 चपाती खानी है उसके साथ, लेकिन आपको फ्लूइड को अवॉइड करना है। आपको ऐसा नहीं है, काफी लोगों की आदत होती है कि पानी खाने के साथ साथ पानी पीते हैं या खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है इस कंडीशन के अंदर। अगर ऐसा करते हो तो वो सीधे कहाँ हो जाएगा, डंप हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि इसके अंदर जो स्टमक होता है, क्योंकि जो इसके अंदर स्टमक होता है उसको काट के आपने निकाल दिया है। अगर मैं स्टमक के बारे में बात करूं
आपने क्या कर दिया है, उस स्टमक को काट के निकाल दिया है। काट के निकाल देने का मतलब क्या है कि इतना आपने काट के निकाल दिया है, सीधी इंटेस्टाइन से आपने जोड़ दिया है। अब जितना उसकी कैपेसिटी थी, उतनी कैपेसिटी से उसने कम कर दिया है, तो आप उतना खाना नहीं खा सकते हो, आप उतना ही खा सकते हो जितनी उसकी कैपेसिटी है। आगे बात समझ में, अगर आपने तुरंत पानी पी लिया, खाने के साथ पानी पी रहे हो, तो मिक्सअप होके बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चंस को समझना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है। एंड मैंने बताया कि क्लाइंट को क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिल सकते हैं। देखो, डिजीनेस आपको देखने को मिल रही है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता है, आपको ट्रैकिकार्डिया देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, डायरिया होता है सीधा। ठीक है? ऐसे पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। एक्सट्रीम थर्स्ट ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा उसको प्यास लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? यहाँ तक कि इस डंपिंग सिंड्रोम के अंदर किसी को कोई डाउट रह गया? देखो, जितनी भी बातें डंपिंग सिंड्रोम से बनती है, मैंने आपको बता दी। अगर कोई पूछे आपसे डंपिंग सिंड्रोम का मतलब क्या है, तो आपको बताना है कि रैपिड एम्प्टी हो जाना। एकदम से एकदम से क्या हो जाना? रैपिड एम्प्टी हो जाना। रैपिड एम्प्टी किस चीज़ का? हमारे खाने का। इसीलिए आपको छोटा-छोटा खाना खाना है, स्मॉल-स्मॉल मील लेना है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है, समझेंगे क्वेश्चन को। स्किन क्लोजर विद अ हेटेरोग्राफ्ट विल बी परफॉर्म ए क्लाइंट। हेटेरोग्राफ्ट विल बी परफॉर्म ए क्लाइंट विद ए बर्न इंजरी। मतलब कि एक पेशेंट है जिसको जल गया है वो पेशेंट, उसको हेटेरोग्राफ्ट लगाना है, हेटेरोग्राफ्ट। एंड द क्लाइंट आस्क द नर्स अबाउट मीनिंग ऑफ हेटेरोग्राफ्ट। मतलब कि इसके अंदर मीनिंग को पूछा गया है कि हेटेरोग्राफ्ट की मीनिंग क्या होगी। मीनिंग ऑफ हेटेरोग्राफ, द नर्स टेल्स द क्लाइंट हेटेरोग्राफ्ट स्किन फ्रॉम। कहाँ से हम स्किन लेते हैं? देखो, तीन चीजें होती हैं जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम ग्राफ्ट ग्राफ्ट लगाते हैं, तो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज आपको समझनी है, हेटेरोग्राफ्ट होता है। हेटेरोग्राफ्ट का मतलब होता है, एक होता है होमोग्राफ्ट। कैसा होता है? एक होता है होमोग्राफ्ट, एक होता है हेटेरोग्राफ्ट और एक होता है ऑटोग्राफ्ट। ये तीनों के तीनों के बारे में आपको समझना है। देखो, सिंपल सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। इन तीनों का मतलब समझेंगे, ठीक है? हेट्रो का मतलब होता है अलग, हेट्रो का मतलब होता है अलग, और होमो का मतलब होता है सेम। आपको समझना है, हेट्रो का मतलब होता है अलग और होमो का मतलब होता है सेम। तो अलग का मतलब क्या है कि आपने किसी भी अदर स्पीसीज से, आपने किसी भी अदर अनोदर स्पीसीज या अदर स्पीसीज से क्या लिया है? स्किन का ग्राफ्ट लिया है, स्किन लिया है। कहां से लिया है आपने? अदर स्पीसीज, अदर स्पीसीज से आपने, देखो, आपने क्या किया है? अदर स्पीसीज से आपने क्या लिया है? उस ग्राफ्ट को लिया है, उस कंडीशन को लिया है। और ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन की बात करते हैं, तो ह्यूमन क्या करते हैं हेटेरोग्राफ्ट के अंदर? पिग का क्या लेते हैं? पिग स्किन का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हेटेरोग्राफ्ट के अंदर कौन सी स्किन का यूज करते हैं मेनली, तो पिग का मतलब जो सुअर की स्किन होती है उसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होती है, इजीली अवेलेबल होती है। सुअर को तो हर कोई मार देगा, इसीलिए इजीली अवेल देना, आज इजीली अवेलेबल आपको देखने को मिल जाती है। हेटेरोग्राफ्ट का मतलब जो अनदर स्पीसीज से ले रहा है, और होमोग्राफ्ट का मतलब होता है, होमोग्राफ्ट का मतलब होता है सेम स्पीसीज से लेना। सेम स्पीसीज का मतलब कैडावर से लेना। कैडावर का मतलब होता है कि आपने मरे हुए व्यक्ति से अपना क्या लिया है? आपने एक हम कह सकते हैं मुर्दे से अपना स्किन ग्राफ्ट लिया है, उस कंडीशन को कहते हैं कैडावर। उसका कैडावर किसे कहते हैं? मरे हुए व्यक्ति को हम कैडावर के नाम से जानते हैं। जो लाश अपन कहते हैं उसको बोलते हैं इंग्लिश मेडिकल टर्म के अंदर कैडावर। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। ऑटोग्राफ्ट का मतलब होता है कि खुद की स्पीसीज को लेना, मतलब कि खुद की बॉडी से खुद की स्किन लेना क्या कहलाता है? ऑटोग्राफ्ट कहलाता है। मतलब कि बाय सेल्फ, बाय सेल्फ, कि आपने अपनी बॉडी से ही क्या लिया है? इस चीज को लिया है, उसको कहते हैं सेल्फ ऑटोग्राफ्ट। और एक होता है सिंथेटिक, जो कि बने हुए होते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो कि हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल जो बनाते हैं, उन कंडीशन को कहते हैं सिंथेटिक सोर्स। मैंने आपको बताया कि अनोदर स्पीसीज मतलब कि हेटेरोग्राफ्ट का मतलब होता है अनोदर स्पीसीज से लिया हुआ। तो करेक्ट आंसर इज द सेकंड आंसर।
ठीक है। द वर्ल्ड क्लाइंट, अगर जो क्लाइंट जो जला हुआ है उसी की स्किन से ले रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। और कैडावर से लिया है इसका मतलब होता है होमोग्राफ्ट। आगे बात इसमें, इन तीनों का मतलब आपको पता लग गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट एडमिटेड विद द हॉस्पिटल एंड सस्टेनिंग द हेड इंजरी। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को समझना। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट एडमिटेड विद द हॉस्पिटल सस्टेनिंग विद द हेड इंजरी इज in which of the following position should the nurse place the client? In following positions nurse should place the client and prevent the intracranial pressure। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर को प्रिवेंट करना है, ऐसी कौन सी पोजीशन हम पेशेंट को देंगे? देखो, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूं कि जो एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई है, एक पेशेंट को क्या हुई है बच्चों? हेड इंजरी हुई है। अब हेड इंजरी वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या देखने को मिलता है? जिसके भी अंदर जो भी जिसके पेशेंट को हेड इंजरी होती है उनके अंदर इंक्रीज आईसीपी देखने को मिलता है। आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। आईसीपी का मतलब होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब कि क्रेनियम के अंदर एक प्रेशर होता है और वो प्रेशर कौन एक्सर्टेड करता है? वो प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है? प्रेशर बाय बाया किसके द्वारा? सीएसएफ के द्वारा। सीएसएफ की फुल फॉर्म होती है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसको बोलते हैं आईसीपी। और आईसीपी नॉर्मल कितना होता है? 8 टू 15 mm ऑफ एचजी। कितना होता है? 8 टू 15 mm ऑफ एचजी। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नॉर्मल है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसा होता है? 8 टू 15 mm ऑफ एचजी नॉर्मल आईसीपी होता है, और किसके द्वारा लगाया जाता है? सीएसएफ के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए बहुत बढ़िया। अब हेड इंजरी वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है कि ये प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। इस प्रेशर ये प्रेशर बढ़ता है, मतलब कि 15 से हम कह सकते हैं, जब मोर देन 15 mmHg होता है तो हम कहते हैं इंक्रीज आईसीपी, मतलब कि आईसीपी जो है वो बढ़ गया है। अब भैया आईसीपी बढ़ गया है पेशेंट का, सपोज दैट किसी भी पेशेंट का आईसीपी बढ़ गया है, तो आप उस प्रेशर को कम करने के लिए कौन सी पोजीशन दोगे? ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है कॉमन सेंस। जितने भी पोजीशंस वाले क्वेश्चन होते हैं वो कॉमन सेंस से क्रिएट हो जाते हैं, कॉमन सेंस से सही हो जाते हैं। देखो, लेफ्ट सिम्स पोजीशन दे सकते हैं क्या? कि आपने उसको लेफ्ट सिम्स पोजीशन दे दी? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। रिवर्स टेंडलबर्ग दे सकते हैं कि रिवर्स टेंडलबर्ग का मतलब होता है कि देखो, रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन दे सकते हैं लेकिन जनरली हम नहीं देते हैं। रिवर्स टेंडलबर्ग का मतलब होता है कि हेड ऊपर और पैर नीचे। आगे बात समझ में। विद द हेड एलिवेटेड पिलो, पिलो के साथ हेड एलिवेट नहीं करना है। एंड विद इन द हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री, मतलब कि आपको क्या करना है? आपको पोजीशन जो यूज करनी है, पोजीशन जो यूज करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी हेड इंजरी का पेशेंट आता है आपके पास, अगर पोजीशन की बात करता है तो आपको सबसे पहले पोजीशन देनी होती है सेमी फाउलर। सेमी फाउलर पोजीशन देनी होती है। सबसे पहली बात, आपको हेड को एलिवेट करना है कैसे भी कर। आगे बात समझ में। अगर आपको फाउलर, सेमी फाउलर, हाई फाउलर कोई पोजीशन दे रखी है तो आपको 100% उस पर टिक करना है। अगर आपको तीनों दे रखी हैं, फाउलर दे रखी है, सेमी फाउलर दे रखी है, हाई फाउलर दे रखी है, तो आपको सेमी फाउलर की तरफ जाना है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन देखी जाती है। अगर आप किसी पेशेंट को, हेड इंजरी वाले पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन दे देते हो तो एकदम से प्रेशर उसका क्या हो जाएगा? प्रेशर उसका कम हो जाएगा। कम होने की वजह से प्रेशर से क्या हो सकता है? ब्रेन हर्निएशन के चांसेस हो सकते हैं। कि ब्रेन हर्निएशन, हर्निएशन का मतलब होता है कि अपने जो ऑर्गन है उसकी जगह से हट जाना, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे स्थान पे आ जाना। क्या कहलाता है? हर्निएशन कहलाता है। तो ब्रेन ब्रेन हर्निएशन के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हम हाई फाउलर फाउलर पोजिशन को अवॉइड करते हैं, सेमी फाउलर पोजिशन को हम दे सकते हैं। आगे बात समझ में। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? किसी को इस क्वेश्चन के अंदर डाउट है? देखो, मैंने आपको बताया कि नॉर्मल जो आईसीपी होता है वो कितना होता है कि 7 टू या 8 टू 15 mmHg होता है। और जो हमारा ए होता है आईओपी। आईओपी का मतलब होता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। जो हमारी आंख की कैविटी का जो प्रेशर होता है, आंख की जो कैविटी का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है बच्चों? वो होता है
8 to 21 mm ऑफ Hg। इन दोनों के अंदर हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है और आगे बढ़ते रहना है। किसी भी तरह की कंफ्यूजन की गुंजाइश यहाँ पे नहीं दी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपको कोई हेड इंजरी का पेशेंट दिया जाता है तो उसके अंदर हेड को एलिवेट करना होता है, सेमी फॉरस फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा, बाकी आप कोई भी कंडीशन में दे सकते हो। अगले क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर करें। A newborn infant is diagnosed with the esophageal atresia। एक न्यूबॉर्न है जो कि ईसोफेजियल एट्रीसिया का पेशेंट है। ईसोफेजियल का मतलब होता है ईसोफेगस। ईसोफेजियल का मतलब होता है ईसोफेगस, ठीक है। अब ईसोफेगस तो आपने बता दिया है। एट्रेसिया का मतलब होता है ब्लॉकेज, या फिर हम कह सकते हैं नैरोइंग। या तो हम कह सकते हैं नैरोइंग या फिर हम कह सकते हैं ब्लॉकेज। आगे बात समझ में। अब इस पेशेंट के अंदर एंड नर्स इन्फेंट द नोइंग द टिपिकल फाइंडिंग ऑफ डिसऑर्डर। क्या इसका आंसर होगा? एक कोई न्यूनेट आपके पास आया है, न्यूबॉर्न आया है, जस्ट जन्म लिया है इस बच्चे ने, ठीक है। आपके पास एक पेशेंट आता है जो कि ईसोफेजियल एट्रीसिया का है। सपोज दैट मैंने आपको ही बनाया है, डायग्राम बना रहा हूँ, हंसना नहीं है। डायग्राम थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है। अब ये मैंने जो आगे की साइड बनाई है वो ट्रैकिया है, पीछे की साइड जो बनाई है वो क्या है? ईसोफेगस है। मैं इसको ईसोफेगस ही बनाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ईसोफेगस बनाता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये तो नॉर्मल पेशेंट की होती है, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट की ईसोफेगस खुली हुई है, स्टमक के अंदर चली जाएगी, स्टमक के अंदर चली गई है बच्चों, ठीक है। अब अब नॉर्मल पेशेंट जो ईसोफेजियल एट्रीसिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर क्या होती है? उनके अंदर यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं उनके अंदर कैसा देखने को मिलता है? नर्विंग देखने को मिलता है या ब्लॉकेज देखने को मिलता है। अब देखो यहां से कोई भी सलाइवा आएगा, कोई भी मुंह के अंदर सलाइवा आएगा, वो क्या हो जाएगा? कोई भी सपोज दैट मुंह के अंदर सलाइवा आया, सलाइवा आ रहा है, आ रहा है तो आ रहा है, तो आगे नहीं जा पा रहा है। जब आगे नहीं जा पा रहा है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी? यहाँ पे फिलअप होने लगेगा, और जब भरने लगेगा तो पेशेंट क्या करेगा? उसको रूल आउट करता रहेगा। मरीज जो है, आपका जो बच्चा है, वो कैसा करेगा? बार बार उसको बाहर निकालता रहेगा, क्योंकि वो फिलअप हो गया है। सलाइवा कहाँ जाएगा भाई? कोई भी चीज हो, अगर आपकी बोतल भरी हुई है, अगर इसके अंदर और पानी डालते हो तो कैसा होगा? वो पानी फैलेगा। तो ऐसे ही आपका मरीज भी क्या करेगा? देखो, कॉमन सेंस आपको यूज करना आना चाहिए उस कंडीशन के अंदर। तो कैसे क्या देखने को मिलेगा? ईसोफेजियल एट्रीसिया वाले पेशेंट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा? कॉन्टिन्यूअस ड्रूलिंग आपको देखने को मिलेगी। जिसका भी बी आंसर है वो करेक्ट है। जिसने भी बी आंसर दिया है वो करेक्ट आंसर दिया है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है आप सभी को? तो आपने क्या देखा कि कंटिन्यूअस ड्रिलिंग ऑफ सलाइवा आपको देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में। चलिए देखो, मैंने आपको बताया कि वहां पे पहुंचेगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल सकता है आपको? उस पाउच के अंदर जब भर जाएगा, उस पाउच के अंदर आपको भरा हुआ देखने को मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा आपको देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? चलिए और देखते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, ट्रेकियो एस्टोफिजियल पिस्टुला। आपने एक नाम सुना होगा, ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला, जिसमें क्या होता है कि एक ट्रैकिया और इसोफेगस के अंदर एक कनेक्शन, abnormal कनेक्शन बन जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं फिस्टुला। जब कनेक्शन बन जाएगा तो फूड पार्टिकल्स ट्रेकिया के अंदर जा सकते हैं, और एयर वे कहाँ जा सकती है? हमारे हमारे कहाँ जाएगी? हमारे इसोफेगस के अंदर जाएगी।
जो ये आप सांस लोगे वो कहाँ चली जाएगी, हमारे ईसोफेगस के अंदर चली जाएगी। उस कंडीशन को कहते हैं ट्रेकियो ईसोफेजल फिस्टुला। इसका एक कार्डिनल साइन होता है बच्चों, ये बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आपको बता देना है। इसके जो कार्डिनल साइंस होते हैं वो 3 C's के नाम से जानते हैं। 3 C's कौन कौन से होते हैं? कफिंग, चॉकिंग और साइनोसिस। ये तीनों साइंस इंपॉर्टेंट है। ये तीनों साइंस क्या कर रहे हैं, आपको याद रखने हैं, समझना है, ठीक है। 3 C's ट्रेकियोसीफिल फिस्टुला के अंदर 3 C's पाए जाते हैं। 3 C's का मतलब होता है कफिंग, चॉकिंग एंड साइनोसिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आधा अधूरा क्वेश्चन यहाँ पे छप गया है। देखो, क्लाइंट विद द इसोफेजियल एंडोट्रेकियल ट्यूब। एक क्लाइंट है, एक नर्स केयरिंग कर रही है, ऐसे ही है वो नर्स केयरिंग फॉर द क्लाइंट एंड इसो एंडोट्रेकियल ट्यूब। एक क्लाइंट विद एन एंडोट्रेकियल ट्यूब अटैच टू द मैकेनिकल वेंटिलेटर। भैया एक एंडोट्रेकियल ट्यूब पे है, मतलब कि वेंटिलेटर पे एक पेशेंट है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई है, ठीक है। विद विच ऑब्जर्वेशन बाय द नर्स इंडिकेट द नीड सक्शनिंग। आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है कि आपको क्या करना है? सक्शनिंग का क्वेश्चन है। सक्शनिंग के अंदर क्या कर रही है कि आपको ये पता लगाना है, एक पेशेंट है जो कि एंडोट्रेकियल ट्यूब डली हुई है, उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है आपको? वो वेंटिलेटर पे है, और आपको क्या पता लगेगा कि उसको सक्शनिंग की नीड है, कि उसको नीड है सक्शनिंग की। देखो, सक्शनिंग पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सक्शनिंग पे मैंने पूरा लेक्चर लिया हुआ है। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने मेरा सक्शनिंग पे लेक्चर लिया है तो वो इजीली आंसर इसका कर देगा। आगे बात समझ में, तो किसी भी प्रकार के कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं लिया है तो प्लीज जाके देखिए, फंडामेंटल का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझना आपके हाथों में है, आपको देखना आपके हाथों में है, ठीक है। तो आपको भी इसका आंसर करना है कि एंडोट्रेकियल जब ट्यूब डली हुई होती है एक पेशेंट को, और वेंटिलेटर पे पेशेंट है, तो सक्शनिंग हमें कैसे उसको पता लगाएंगे कि इसको सक्शनिंग की नीड है, बताएंगे फटाफट से। पहला, क्लियर ब्रेथ साउंड उसका क्लियर है। विजिबल म्यूकस बबलिंग इन द ट्यूब एंड एपिकल रेट इज 72 बीट पर मिनट एंड लो पीक प्रेशर्स ऑन द वेंटिलेटर। बताएंगे फटाफट से, क्या आपको क्या देखने को मिलता है? देखो, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करता हूं। सक्शनिंग की बात करता हूँ। देखो, सक्शनिंग की मैं ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। जो चीजें मैंने नहीं बताई है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूंगी, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर, और पूरी सक्शनिंग के ऊपर, तो वो चीजें मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है, ज्यादा लंबी वीडियोस को हम नहीं लगा सकते यहाँ पे। तो आप बिल्कुल समझ सकते हो क्या टाइमिंग रहता है, कितना प्रेशर रहता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। प्लीज गो एंड वॉच। सक्शनिंग की बात करते हैं। देखो, सक्शनिंग की मतलब, सक्शनिंग का आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, अगर आपको कोई भी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जो विजिबली आपको देखने को मिल रही हैं, मतलब कि विजिबल आपको अगर म्यूकस देखने को मिल रहा है, विजिबल म्यूकस या सीक्रेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप सक्शन कर सकते हो। रोंकी साउंड, अगर ट्यूब से रोंकी साउंड, एक साउंड होता है, ऐसे साउंड आपको देखने को मिलेगा जैसे खकार भरी हुई हो, स्पुटम भरा हुआ हो। सीक्रेशंस की जब भी आवाज आएगी, अगर किसी बच्चे ने काम किया हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, तो उसको इजीली पता होगा। हम तो रोज करते हैं, हमें पता है, ठीक है। तो रॉक की साउंड आपको देखने को मिल सकता है विजिबल में, और आपको क्या देखने को मिल सकती है? विजिबली म्यूकस सीक्रेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं एटी ट्यूब के अंदर। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो क्या करती हैं? सक्शनिंग को इंडिकेट करती हैं कि अब पेशेंट को क्या है, सक्शनिंग की नीड है। आगे बात समझ में। अब मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सक्शनिंग की नीड अगर पेशेंट को है, तो आपको किस ऑप्शन पे जाना चाहिए। देखो, कभी भी आपको ये नहीं करना है, क्लियर ब्रिज साउंड के अंदर आपको सक्शनिंग की जरूरत नहीं होती है। आपको हमेशा विजिबल म्यूकस बबलिंग इन द ट्यूब, मतलब कि अगर म्यूकस आपको देखने को मिल रहा है तो आप 100% सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे, आप उसकी सक्शनिंग करेंगे। आगे बात समझ में। और एपाइकल पल्सेट इज नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन है, इसका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। और जब भी पेशेंट को क्या होता है,
सक्शनिंग की नीड होती है तो टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? टैकीकार्डिया क्यों देखने को मिलेगा? देखो, अगर किसी पेशेंट के अंदर सक्शन भरा हुआ है, मतलब कि स्पुटम भरा हुआ है, अगर स्पुटम भरा हुआ है तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ऑक्सीजन डिक्रीज देखने को मिलेगी, मतलब कि एसपीओ2 का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा और कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट होती है तो वो क्या करेगा? टैकेपनिया और टैकीकार्डिया पेशेंट को देखने को मिलेगा। टैकेपनिया और टैकीकार्डिया पेशेंट को देखने को मिल सकता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? समझ में आ गई है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को कोरिलेट करके पढ़ें, क्वेश्चंस को समझ के पढ़ें, इजीली आप उसका आंसर कर पाओगे। ठीक है? अगर किसी पेशेंट को विजिबल आपको देखने को मिल रही हैं, कोई भी चीजें विजिबल हो रही हैं, तो विजिबल कंडीशन के अंदर आपको 100% वो चीजें करनी है। ठीक है? तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? लो पीक प्रेशर इंस्पायरेटरी प्रेशर ऑन द वेंटिलेटर। देखो, एक वेंटिलेटर की सेटिंग होती है जिसके अंदर पीक प्रेशर्स होते हैं। जो पीक प्रेशर्स अगर कम होते हैं तो इसका मतलब क्या है? कि लीकेज है। किसको शो करते हैं? लीकेज को शो करते हैं। और अगर पीक प्रेशर्स बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब सक्शनिंग मांग रहा है। इस बात का ध्यान रखना, आजकल के जो वेंटिलेटर्स आते हैं वो एकदम मॉडर्न आ रहे हैं, एकदम मॉडर्न आ रहे हैं। मॉडर्न का मतलब कि वो एडवांस आ रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को कोई भी दिक्कत होती है तो वो तुरंत अलार्म करते हैं। पीक प्रेशर जब बढ़ते हैं पेशेंट्स के तो आपको सक्शनिंग की नीड होती है। पेशेंट को सक्शनिंग की नीड होती है और कम होते हैं तो क्या होते हैं? लीकेज का काम करते हैं। नॉर्मल कितने होते हैं बच्चों? 5 से 10 सीएम H2O होते हैं। नॉर्मल पीक प्रेशर्स आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आजकल के जो एग्जाम्स में कुछ भी कोई पूछ सकता है, इसीलिए आपको हर चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल जो पीक प्रेशर्स होते हैं वो 5 to 10 CMS2 होते हैं। अगर ये 10 से 20 तक भी जाते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता है उतना। 20 से ऊपर जाते हैं तो इश्यू बन सकता है। आगे बात समझ में तो और ट्यूब बाइट करेगा ना, पेशेंट ट्यूब बाइट करता है जब भी पीक प्रेशर्स बढ़ते हैं सक्शनिंग के दौरान। और ट्यूब बाइट, अगर पेशेंट ट्यूब बाइट करता है तो भी कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? पीक प्रेशर्स बढ़ते हैं। अगर ट्यूब ब्लॉक हो गई है तो भी सक्शनिंग के अंदर तो भी क्या देखने को मिलते हैं? पीक प्रेशर्स बढ़े हुए होते हैं। ब्लॉकेज के अंदर, ट्यूब बाइट के अंदर, सक्शनिंग के अंदर पीक प्रेशर्स बढ़ते हैं। बाकी जबकि लीकेज यहाँ पे बताया गया है कि फोर्थ ऑप्शन के अंदर बताया गया है कि लो पीक प्रेशर्स एक ही काम में होते हैं, जिसका नाम होता है एयर लीकेज। कि वहां से कहीं ना कहीं जो आपका कनेक्शन है वो ढीला है, वहां से एयर लीकेज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? समझ में आ गई है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझें और पढ़ें। The nurse assessing the nurse assessing the respiratory status of the client after thoracocentesis। बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना। थोरैकोसिंथेसिस वाला क्वेश्चन है। आफ्टर थोरैकोसिंथेसिस द नर्स वुड बिकम मोस्ट कंसर्न, मतलब कि ऐसी कौन सी बात होगी जो कंसर्न करना चाहेगी डॉक्टर के साथ? विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग। एक पेशेंट है जिसका थोरैकोसिंथेसिस हुआ है। थोरैकोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? थोरैकोसिंथेसिस का मतलब होता है कि आपने सुना होगा एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस का मतलब आपको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल देना। ऐसे ही थोरैकोसिंथेसिस का मतलब होता है कि थोरैसिक कैविटी से फ्लूइड को निकालना। थोरैकोसिंथेसिस कहलाता है। तो हम कह रहेंगे, या हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम thoracic cavity is called thoracocentesis, is called thoracocentesis। अब किसी पेशेंट का thoracocentesis हुआ है, उसके बाद एक नर्स जो है वो उसको असेस कर रही है। ऐसी कौन सी उसको फाइंडिंग देखने को मिलेगी जिससे वो क्या करेगी? तुरंत की तुरंत क्या करेगी? कंसर्न करेगी स्टाफ से, डॉक्टर से। ऐसे कौन सी चीज आपको देखने को मिलेगी? इक्वल ब्रीथ साउंड इन द चेस्ट कंप्रेशन। चेस्ट कंप्रेशन के अंदर, दोनों के अंदर क्या आ रही है? इक्वल ब्रीथ साउंड आ रही है, तो बहुत बढ़िया बात है, इसके अंदर कोई कंसर्न की जरूरत नहीं है।
रेस्पिरेटरी रेट 22 बीट पर मिनट, ये भी बहुत बढ़िया बात है, ये भी नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कितनी होती है बच्चों? 20 बीट बीट पर मिनट। ठीक है, बीट पर मिनट, ब्रीथ ब्रीथ। ठीक है, बीट पर मिनट हो गई। एंड डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड ऑन इफेक्टेड साइड, मतलब कि डिमिनिश्ड का मतलब होता है कम हो जाना, कि आपकी जो सांसें हैं वो कम हो गई हैं जिस साइड अफेक्टेड थी। ठीक है, फ्यू स्कैटर्ड एंड वीज अनचेंज फ्रॉम बेस लाइन, कि बेस लाइन से वो चेंज नहीं हुई है, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। जिसने भी ऑप्शन थर्ड दिया है उसका करेक्ट आंसर है बच्चों। अब याद बात आपको समझनी है कि थोरैकोसिंथेसिस जब भी होता है पेशेंट को, तो आपको कौन कौन सी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। देखो, आफ्टर थोरैकोसिंथेसिस, जब भी आप थोरैकोसिंथेसिस करते हो, जब भी आप किसी पेशेंट का थोरैकोसिंथेसिस करते हो, तो उस पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलती है? न्यूमोथोरैक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, उसके वाइटल साइंस को असेस करना होता है आफ्टर असेस वाइटल साइन। ठीक है, असेस वाइटल साइन एंड रेस्पिरेटरी पैटर्न। रेस्पिरेटरी पैटर्न को आपको देखना है, वाइटल साइंस को आपको असेस करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और क्या करना है? आपको नोट करने वाली कौन सी बात है? अगर आपको ऐसा कोई एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है तो आपको नोट करना है। सबसे पहली बात कि आपको अगर रेस्पिरेटरी रेट्स आपको बढ़ती हैं, कि आरआर अगर इंक्रीज होती है तो आपको बताना है पेशेंट को। पेशेंट को अगर डिस्निया की कंडीशन है तो आपको बताना है। आपको क्या करना है? अगर डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड है, डिमिनिश्ड, अगर आपको डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर रिपोर्ट करना है। साइनोसिस वाली कंडीशन के अंदर रिपोर्ट करना है। तो ये सारी जो कंडीशंस होती हैं वो न्यूमोथोरैक्स को दर्शाती हैं। ये जितनी भी सारी कंडीशंस मैंने लिखी हैं वो क्या करती हैं? न्यूमोथोरैक्स को दर्शाती हैं। क्या करती हैं बच्चों? कि भैया ये क्या हो गया, पेशेंट को न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन देखने को मिल गई है। अब आपको क्या करना है? देखो, जब भी आप वहां से क्या करते हो, न्यूमोथोरैक्स का मतलब होता है एयर एक्यूमुलेशन। एयर एक्यूमुलेशन इन द thoracic cavity। तो जब भी आप वहां से फ्लूइड को निकालते हो तो बाई चांस क्या होती है? एयर एक्यूमुलेट हो जाती है। अगर आपने टाइट से ड्रेसिंग नहीं की है तो वहां पे एयर भर जाएगी। एयर भरने के आपको क्या क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? जैसे ही एयर भरेगी तो पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होगी, उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाएंगी, डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड हो जाएगा, साइनोसिस पेशेंट को देखने को मिलेगा। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो आपको तुरंत के तुरंत क्या करना है? इन्फॉर्म करना है पेशेंट को। क्या करना है? इन्फॉर्म टू डॉक्टर। तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है कि जो साइंस होते हैं वो न्यूमोथोरैक्स के साइन है। ये पिछली साइंस जो है वो कैसे हैं मेरे प्यारे लाल लालियों? कैसे हैं? ये हमारे न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस हैं और साइंस हैं। क्या मेरी बात आप तक समझ में आ गई है? जिस भी बच्चे को कोई भी अगर बात समझ में नहीं आई हो, प्लीज कमेंट करके बता सकता है। हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो। सपोर्टिव नंबर जो है 9057064291। यहाँ पे किसी भी क्वेरी को आप पूछ सकते हो, मैसेज करके, कॉल करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट करें और मैसेज करें, ताकि इजीली आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएं। किसी भी डाउट को अपने मन में ना रखें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर क्लास इफेक्टिव हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।